जय हिंद दोस्तों। मैं रवि आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल द इकोनॉमिक्स हाउस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट, जिसमें हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। नेशनल इनकम न्यूमेरिकल करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम से। तो ये डोमेस्टिक इनकम क्या होती है दोस्तों, नेशनल इनकम क्या होती है। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी टर्म, जो हमारी कोई भी टर्म, अगर उसके अंदर ये टी लिखा आ रहा है, यानी कि डोमेस्टिक, इस डी से क्या रिप्रेजेंट होता है, डोमेस्टिक। तो जिस भी टर्म के अंदर डोमेस्टिक लिखा आता है दोस्तों, वो हमारी कौन सी इनकम होती है, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। चाहे वो एनडीपीएफसी हो, चाहे वो जीडीपी एनएफपी हो। बट क्या सर, अगर जी एन पी एट एफ सी लिखूंगा मैं, तो क्या ये नेशनल इनकम कहलाएगी? जी हाँ, ये नेशनल इनकम कहलाएगी। तो किसी भी टर्म के अंदर जिसके अंदर नेशनल लिखा आता है लेकिन साथ साथ फैक्टर कॉस्ट भी लिखा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम। क्या बोलेंगे उसको? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर नेशनल टर्म आनी चाहिए और साथ साथ हमारी वो जो कैलकुलेशन है वो फैक्टर कॉस्ट पे की जाए। अब ये समझते हैं कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है और क्या नहीं किया जाता। तो समझिए, जो भी चीज हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन की गई है, और या जो भी इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई है, इट डजेंट मैटर कि वो किसी बाहर के बंदे ने कमाई है या हमारे देश के बंदे ने कमाई है। अगर वो इनकम हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई है, तो वो इनकम दोस्तों डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी, हमारी डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी। ठीक है। अब समझिए डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। तो देखिए, जैसे कि हमारे ये देश है, इस देश के अंदर ये दो एम्बेसी हैं जो बाहर की कंट्री हैं, जो बाहर की एम्बेसी हैं। मान लीजिए ये एम्बेसी जो है ये यूएसए की है, और ये जो एम्बेसी है ये चाइना की है, और ये जो हमारा इंडिया है ये हमारा ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ मैं। तो इसी तरीके से इनकी एम्बेसी अगर हमारे कंट्री के अंदर है, तो अब मान लीजिए ये जो चाइना है, ये जो चाइना है, चाइना, इसके देश में भी क्या होगी? हमारी एम्बेसी होगी। इनके देश में भी हमारी एम्बेसी होगी। और तो इसी तरीके से दोस्तों, जो यूएसए है, यूएसए, इनके कंट्री में भी हमारी एम्बेसी होगी। तो समझिए, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर इनकी एम्बेसी है, तो ये जो बाउंड्री है ब्लू कलर से दिखाई है मैंने, ये इंडिया है। इसके अंदर जो भी इनकम जनरेट होगी दोस्तों, वो क्या कहलाएगी? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, और वो हमारी डोमेस्टिक इनकम के जुड़ेगा। बट अगर वो इनकम इस यूएसए की एम्बेसी से और इस चाइना की एम्बेसी से, इस यूएसए की एम्बेसी और इस चाइना की एम्बेसी से जनरेट होती है दोस्तों, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएगा। एम्बेसी का एक ऐसा कंसेप्ट है, एम्बेसी एक ऐसी कंसेप्ट है जिसके अंदर कोई दूसरे देश का जो ब्रांच होता है, जो उनके ऑफिशियल्स होते हैं, वो हमारे देश में आके एक ऑफिस जनरेट करते हैं, और वो ऑफिस दोस्तों हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाता, वो उनके देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। तो सर, उन्होंने हमारे देश में आके कब्जा कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये उनकी हेल्प के लिए होता है दोस्तों, कि भाई उनको लोगों को जब भी वो लोग यहाँ पर विजिट करेंगे, अगर उनको कोई मदद चाहिए होती है तो उनके लिए अवेलेबल होता है। प्लस अगर कोई इंडिया का बंदा उनके देश में जाता है, तो वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए एम्बेसीज होती हैं। तो ये एम्बेसी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएगा। लेकिन सर, जो दूसरे देश में हमारी एम्बेसी है, वो उसका क्या? तो दोस्तों, जो दूसरे देश में हमारी एम्बेसी है, वो भले ही दूसरे देश में, बट हमारी एम्बेसी है, तो वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। अगर डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक इनकम में वही इनकम जनरेट होगी, वही इनकम ऐड होगी जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है। यानी कि ये इंडिया के इस पार्ट में जो भी इनकम जनरेट होगी, और जो यहां पर चाइना के एम्बेसी और यूएसए के एम्बेसी में जनरेट हुई है, ये सारी इनकम डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी। भले ही वो किसी के भी द्वारा कमाई गई दोस्तों, चाहे फॉरेन बंदा हो चाहे इंडियन बंदा हो, बस ये देखना है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये इनकम जनरेट हुई है या नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ नेशनल इनकम को देखें, तो नेशनल इनकम के अंदर दोस्तों वो इनकम ऐड होती है जो हमारे रेजिडेंट द्वारा कमाई गई हो। अगर कोई रेजिडेंट इंडिया के अंदर या बाहर से इनकम कमाता है और वो इंडिया का रेजिडेंट है, तो उसको हम अपनी नेशनल इनकम में ऐड कर लेंगे। बट अगर कोई बाहर का बंदा हमारी एम्बेसी से या हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी से इनकम कमाता है, तो उसको हम माइनस कर देंगे नेशनल इनकम के अंदर। तो नेशनल इनकम के अंदर अगर कोई फॉरेन बंदा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से पैसा कमा रहा है और वो हमारे देश से ले जा रहा है, तो उसे हम माइनस कर देंगे। बट अगर कोई इंडिया का बंदा बाहर से पैसा कमा के इंडिया में लेके आ रहा है, तो उसे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कुछ क्वेश्चन के द्वारा इसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सैलरी ऑफ 7.5 लाख रुपए इज अर्न इन इंडिया बाय फॉरेन इंजीनियर। देखिए, क्या कहते हैं, सैलरी कहां अर्न करी गई है? इंडिया के अंदर। अगर इंडियन के अंदर फॉरेन बंदा पैसा कमा रहा है, तो हमको खाली ये देखना है कि क्या ये जो इनकम जनरेट हुई है, क्या इंडिया के अंदर हुई है? हाँ, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई है, इंडिया के अंदर हुई है। किसके द्वारा करी गई है? फॉरेन के द्वारा। अगर
इंडिया के अंदर जनरेट हुई है, तो दोस्तों डोमेस्टिक इनकम में अंदर क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, यानी कि इसको डोमेस्टिक इनकम में तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन नेशनल इनकम में क्या करेंगे दोस्तों, देखो देश के अंदर से यानी कि हमारे जमीन पर से कोई बाहर का बंदा पैसा कमा के अपने देश ले गया, तो पैसे ले गया तो हमें उसे देने पड़ेंगे, तो देंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा नेशनल इनकम में से। ठीक है, इसके बाद एन इंडियन रेजिडेंट अर्न्स 12 लाख एज प्रॉफिट फ्रॉम हिज बिजनेस लोकेटेड इन यूके। तो देखिए कोई इंडिया का बंदा है, वो 12 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, बिजनेस कहाँ है उसका, यूके में। अब देखिए जो यूके है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ये कहां पर है, ये हमारे ब्रिटेन में। अब ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट तो नहीं है। अगर ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है दोस्तों, तो क्या इसमें जनरेट की गई इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम पार्ट होगी, नहीं होगी, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम के अंदर सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेटेड इनकम ही ऐड करी जाती है। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में इसको क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे, माइनस कर देंगे। बट अगर मान लीजिए कोई इनकम ऐसी है जो बाहर से कमा के ला रहा है, लेकिन वो हमारे देश का बंदा है, जैसे ये, अब ये इनकम कहां है, बाहर जनरेट हो रही है, और ये इनकम हमारे रेजिडेंट द्वारा जनरेट करी गई है, तो वो जब प्रॉफिट कमाएगा दोस्तों, तो वो कहां लेके आएगा, भारत में लेके आएगा। तो इसको हम कहां पर, नेशनल इनकम के अंदर ऐड कर देंगे। नेशनल इनकम के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड होगी। ये किस नाम से ऐड होगी दोस्तों, ये बाहर से इनकम आ रही है, तो इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा। और यहां पर दोस्तों जो नेशनल इनकम गई थी यहां से ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, देखिए सैलरी ऑफ 6 लाख रुपए इज पेड बाय इंडियन एम्बेसी इन यूएसए टू इंडियन सिटीजन। अब देखिए ये यूएसए है, यूएसए। अब यूएसए तो हमारी टेरिटरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो इंडियन एम्बेसी, वो तो हमारी टेरिटरी हुई ना। तो वो जो टेरिटरी है उसके अंदर इनकम जनरेट हुई है, इनकम जनरेट हुई है। अब इनकम जनरेट हुई है इंडियन सिटीजन को, अगर फॉरेन को होती तो भी हम ऐड कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम में। अगर वो सैलरी अगर किसी फॉरेन बंदे को दी गई होती तो भी हम उसको डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देते हैं। यहां पर इंडियन बंदे को दी गई है तो भी हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम में तो दोस्तों ये ऐड हो जाएगा। प्लस नेशनल इनकम के अंदर क्या है, अगर ये सैलरी फॉरेन बंदे को दी गई होती हमारी टेरिटरी में से, तो इसको हम माइनस कर देते। लेकिन अभी ये किसको दी गई है, इंडियन बंदे को, तो वो तो अपने देश में लेके आएगा, तो इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए सैलरी ऑफ 4.5 लाख रुपए इज पेड बाय इंडियन एम्बेसी इन यूके टू अ ब्रिटिश सिटीजन। देखिए जैसे ब्रिटिश सिटीजन को दी, लेकिन जनरेट कहां से हुई है, इंडियन एम्बेसी से हुई है। अगर इंडियन एम्बेसी से हुई है तो हम इसको क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में प्लस करेंगे। लेकिन अब अगर ये सैलरी किसी ब्रिटिश बंदे को यानी कि बाहर के बंदे को दी गई है, कहां से दी गई, अपने देश में से, तो इसको हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये किस नाम से चला जाएगा, नेट ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटा। ये हमारे देश में से किसी दूसरे बंदे को इनकम दी जा रही है, तो ये यहां से बाहर चली जाएगी। इसी तरीके से सैलरी ऑफ 3,80,000 रुपए इज पेड बाय यूएस एम्बेसी इन इंडिया। यूएस एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर यूएस एम्बेसी से पैसे दिए गए टू यूएस सिटीजन। अब देखिए क्या कहते हैं, एम्बेसी कहां पर है, इंडिया के अंदर है, लेकिन एम्बेसी कौन सी है, यूएसए की। अब क्या यूएसए की एम्बेसी जो है वो हमारे भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी है, नहीं। भले ही ये एम्बेसी इंडिया के अंदर है, लेकिन ये जो एम्बेसी है ये बाहर की टेरिटरी है, यूएसए की टेरिटरी है, तो इसके अंदर किसी को भी इनकम मिले, यह हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं कहलाएगी। अब दूसरा क्या है कि नेशनल इनकम में जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, तो देखिए इनकम कहां से जनरेट हुई है, इनकम जनरेट हुई है क्या कहते हैं, बाहर से, यानी कि फॉरेन से। और जनरेट किसको हुई है, ये भी बाहर के बंदे को ही हुई है, तो हम इसको इंडिया के नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो नेशनल इनकम में भी ये इंक्लूड नहीं होगा। एन इंडिया रेजिडेंट अर्न्स 10 लाख रुपए सैलरी व्हाइल वर्किंग ऑन इंडियन एम्बेसी इन जर्मनी। तो देखिए इंडियन एम्बेसी के जर्मनी के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वो तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, तो क्या इसकी सैलरी हमारे एन इंडियन रेजिडेंट, तो इंडिया का रेजिडेंट है, हाँ जी, इसको सैलरी जो जर्मनी के एम्बेसी से मतलब इंडिया के एम्बेसी से मिल रही है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी। लेकिन क्या ये नेशनल इनकम में जुड़ेगी, जी हाँ, ये नेशनल इनकम में भी जुड़ेगी, क्योंकि इंडिया से ही इंडिया के बंदे को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो ये हमारे नेशनल इनकम में भी जुड़ेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, नेशनल इनकम में भी जोड़ देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑफ 80,000 रुपए इज अर्न इन इंडिया, कहां पर अर्न करी गई है, इंडिया, बाय अ फॉरेन मैन। देखिए एम्बेसी और जो इंडिविजुअल और फॉरेन बैंक्स होते हैं, मान लीजिए एम्बेसी है, एम्बेसी का कंसेप्ट अलग है, एम्बेसी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है, लेकिन कोई फॉरेन बैंक आके इंडिया में पैसे कमाए तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। वो अगर फॉरेन बैंक इंडिया में इनकम जनरेट कर रही है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएगी। तो अगर इंटरेस्ट 80,000 रुपए का कहां अर्न करा गया, इंडिया में, और फॉरेन बैंक के द्वारा अर्न करा, तो बिल्कुल ये हमारे नेशनल क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा।
लेकिन नेशनल इनकम में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन बंदा है, हमारे देश से पैसे ले जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेशनल इनकम में से माइनस कर दिया जाएगा। किस नाम से माइनस करेंगे, इसको बोलेंगे फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। डिविडेंड इनकम ऑफ 3 लाख रुपए इज अर्न अब्रॉड बाय इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। देखो, जो हमारा क्या कहते हैं, बाहर से पैसे कमाए गए हैं इंडियन रेजिडेंट द्वारा, तो बाहर से कमाए गए हैं, तो भाई बाहर से इनकम आ रही है। अब क्या वो इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में से जनरेट हुई है, नहीं, बाहर से जनरेट हुई है, तो वो डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होगा, लेकिन नेशनल इनकम में उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और किस नाम से करेंगे, एनएफआई, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के नाम से, बाहर से इनकम आ रही है तो उसे हम ऐड कर देंगे। सिंपल, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसके बाद भी डाउट जनरेट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम के अंदर सबसे पहले हमें सीखना है कि भाई साहब कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन मतलब कि हमें पता है कि फॉर्मूला तो 2-3 है और हर फॉर्मूले से अलग अलग चीजें आती हैं, और क्वेश्चन हमसे कभी भी वो नहीं पूछता जो भी फॉर्मूले से निकल के आ रहा है। हमसे क्वेश्चन पूछता है जीएनपीएडएफसी बताओ, एनडीपीएडएमपी बताओ, एनएनपीएडएफसी बताओ। तो भाई साहब जो भी हमारे पास पूछा जाता है और जो भी हमारे पास निकलता है उसमें डिफरेंस होता है। तो वो जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, उससे जो पूछा गया वो कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हमको आना चाहिए कन्वर्जन। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि हमको दे हमारे फॉर्मूले से आ रहा है जीडीपीएडएमपी और एनडीपीएफसी, और हमसे पूछ कर रहा है नेशनल इनकम निकालो। तो भाई से जब ये निकल रहा है तो इसको इसमें कन्वर्ट करना तो आना चाहिए ना, तो वही हम सबसे पहले सीखेंगे, और ये हमारे नेशनल इनकम का 40% काम हो जाएगा। आप समझिए, जैसे कि हम मान लेते हैं सबसे छोटी टर्म, इससे ही हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे छोटी टर्म है हमारे पास जीडीपीएफसी, ये मान के चल रहे हैं। और सबसे बड़ी टर्म कौन सी हमारे पास, एनएनपीएफसी। तो देखो, हमें ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना होता है, नेट में। देखो, ये जो जीडीपीएफसी इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और दूसरा क्या है, एनएनपीएफसी की फुल फॉर्म क्या है, नेट नेशनल। पहले एन का मतलब नेट है, दूसरे एन का मतलब क्या है, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। तो अगर हमें कई बार ये देता और हमें इसमें कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे जैसे लाइन से नाम है ना, वैसे वैसे इनको कन्वर्ट करते चले जाएंगे। जैसे हमें ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना होता है, नेट में, और नेट में किस में कन्वर्ट करना होता है, ग्रॉस को। तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमेशा जो पुराने एसेट होते हैं उनके पे किया गया खर्चा भी जुड़ा होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डेप्रिसिएशन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डेप्रिसिएशन। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नेट मिल जाता है। लेकिन अगर हम इस ग्रॉस को नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस मिल जाएगा। यानी कि अगर हमें नेट चाहिए तो हम इसके अंदर डेप्रिसिएशन मिल जाते हैं, नो सॉरी, अगर हमें ग्रॉस चाहिए तो नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें ग्रॉस क्या कहते हैं, नेट चाहिए, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। नेट। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारे पास, हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है नेशनल को डोमेस्टिक में। अब देखिए, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है वो सिर्फ हमारे टेरिटरी के अंदर जनरेटेड इनकम होती है। अब नेशनल इनकम क्या होती है दोस्तों, नेशनल इनकम वो होती है कि बाहर से जो भी इनकम आ रही है उसको क्या कर दो, प्लस कर दो, और जो भी हमारे पास से इनकम गई है उसे माइनस कर दो। तो इससे क्या मिलता है हमें, इससे मिलता है हमें फैक्टर इनकम। बाहर से जो इनकम आ रही है उसे क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जो यहां से इनकम जाएगी उसे क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमारा जो एनएफआईए होता है, एनएफआईए अभी हमने जैसे ऊपर देखा, हमारे पास जो इनकम आ रही है उसे क्या बोलते हैं हम, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इसमें से जो ये माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलता है, एनएफआईए, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में एनएफआईए, और लॉन्ग फॉर्म में नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए जैसे कि हमको डोमेस्टिक इनकम दे रखी है तो हमको इसको नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो, जो बाहर से इनकम आ रही है उसको भी क्या कर दो, इसके अंदर ऐड कर दो। लेकिन अगर हमको नेशनल इनकम दे रखी है तो भाई साहब जो भी बाहर से इनकम आई है और जो भी उसका बैलेंस है उसको क्या करो, नेशनल इनकम में से माइनस कर दो, हमको डोमेस्टिक मिल जाएगी। तो अगर हमारे पास नेशनल दे रखा है और मुझे डोमेस्टिक चाहिए तो इसमें से एनएफआईए क्या कर दो, माइनस कर दो। और अगर हमको डोमेस्टिक दे रखा है और हमें क्या चाहिए, नेशनल चाहिए, तो इसके अंदर एनएफआईए क्या कर दो, प्लस कर दो, एनएफआईए क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी ट्रीटमेंट होती है वो होती है फैक्टर कॉस्ट की। देखिए फैक्टर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जो हमारी फैक्ट्री के अंदर होती है। अब जब मार्केट में चीज जाती है तो उसके अंदर टैक्स जुड़ जाता है। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, मुझे मार्केट प्राइस चाहिए, तो मैं इसमें क्या कर दूं, टैक्स जोड़ दूं। अब टैक्स भी दोस्तों क्या है, टैक्स की भी ट्रीटमेंट है। अब देखिए जो हमारे पास टैक्स होता है वो कौन सा टैक्स होगा, गुड्स एंड सर्विस पे लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें से अगर मैं जो सरकार ने मुझसे लिया मैं माइनस कर दूं, सरकार ने मुझे क्या दिया, सब्सिडीज, तो मेरे को नेट टैक्स मिल जाएगा कि आखिरकार सरकार ने मुझसे नेट कितना लिया। तो सरकार ने मुझसे नेट कितना लिया उसको क्या बोलेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि एनआईटी, एनआईटी। ठीक है। अब ये एनआईटी क्या है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर तो भाई कोई टैक्स जुड़ा नहीं है क्योंकि वो फैक्ट्री पड़ा है, जब तक मार्केट में जाएगा नहीं टैक्स में जुड़ेगा नहीं। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट दे रखा हो, मुझे मार्केट प्राइस चाहिए, तो मैं इसमें क्या कर दूं, उसके अंदर एनआईटी को जोड़ दूं। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाने के लिए क्या करो, एनआईटी जोड़ दो। और अगर मार्केट प्राइस दे रखा है तो फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो क्या करें, तो मार्केट प्राइस में से एनआईटी को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है। चलिए अब मान लीजिए मेरे को ना एनएनपीएट एफसी चाहिए और मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को जीडीपी एट एमपी दे रखा है। तो देखो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करूंगा, डोमेस्टिक किसमें, नेट में। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन एडेड है, इसमें से डेप माइनस कर दो। अब जैसे डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम से किस में कन्वर्ट करना है मुझे, नेशनल में। तो देखिए नेशनल में जाना है तो मुझे क्या कर दो, जो बाहर से इनकम आ रही है उसको प्लस करके माइनस कर दो, उसमें से हमारे पास से जो इनकम गई है जिसका बैलेंस का नाम क्या था, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए मार्केट प्राइस है, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए फैक्टर कॉस्ट। तो देखो मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर हमारी नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ी हुई है। तो इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दो, इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एनआईटी को माइनस कर दो। ठीक है। और इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जीडीपी को कन्वर्ट कर देते हैं एनएनपी एट एफसी में। समझिए अगर मेरे पास एनडीपी एट एफसी हो और मेरे को चाहिए क्या हो, मेरे को जीडीपी एट एमपी, सॉरी मुझे एनडीपी एट एफसी चाहिए और मेरे पास क्या है, जीडीपी एट एमपी है। अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो तब भी मैं क्या कर सकता हूं, आप कन्वर्ट कर सकता हूं। तो देखिए तीन ही चीज का ट्रीटमेंट है, एक डेप्रिसिएशन का, एक एनएफआई है, एक एनआईटी का। डेप्रिसिएशन, एनएफआई, एनआईटी लाइन से करना है, जो चीज सेम है उसको इग्नोर कर दो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन एडेड है, माइनस कर दो। अब देखिए जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक मैंने क्या बताया, जो सेम है उसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो इसे। अब यहां पर देखो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है और मार्केट प्राइस के अंदर क्या जुड़ा होता है, मार्केट प्राइस के अंदर जुड़ा होता है फैक्टर, क्या कहते हैं, एनआईटी। तो एनआईटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल। अब मान लीजिए मुझे जी एन पी एट एफ सी चाहिए और मेरे को दे क्या रखा है, मेरे को दे रखा है एनडीपी एट एमपी दे रखा है। अब मुझे इससे इसमें कन्वर्ट करना है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहला टर्म क्या है, नेट, नेट दे रखा है और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ग्रॉस। अब देखिए नेट के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड नहीं है तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर दो भाई, तुमको ग्रॉस मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक के अंदर क्या, डोमेस्टिक इनकम है, बाहर की इनकम और ऐड कर दो, जिसको क्या बोलते हैं, एनएफआईए, एनएफआईए। अब तीसरा क्या है, तीसरा है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का क्या कर दो, मार्केट प्राइस से कन्वर्ट कर दो हम फैक्टर कॉस्ट में। जब मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट के अंदर जाओगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसके अंदर से एनआईटी। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा जेएनपीएफसी। और इस तरीके से हम अपना कन्वर्जन कर लेंगे। आई होप समझते हैं कि नेशनल इनकम में आखिरकार हमें कितने फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो बेसिकली नेशनल इनकम में दोस्तों हमको 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। और शुरुआत करेंगे हम पढ़ने से इनकम मेथड को। तो देखिए इनकम मेथड आखिर है क्या, इनकम मेथड देखिए हमने जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने उसके अंदर ये देखा था कि किस तरीके से हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है किसको, प्रोड्यूसर को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इन प्रोडक्शन के बदले ही तो जो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, इन प्रोडक्शन के बदले ही तो क्या मिल रही है, इनकम मिलती है, किसको मिलती है, हाउस होल्ड को मिलती है, हाउस होल्ड को, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो उन्हीं फैक्टर इनकम को हम जब जोड़ लेंगे दोस्तों तो इससे जो इनकम बनेगी उसे हम बोलते हैं इनकम मेथड। इनकम के और कोई तरीके नहीं होते, तो समझते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोस्तों हमारे पास कितने होते हैं, 4, लैंड, लेबर,
कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो और आपको उसके बदले क्या मिलेगा। आप जब बिजनेस करो तो आपको उसके बदले क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट। अब समझते हैं प्रॉफिट को ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको हर एक चीज के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए जब भी कोई फर्म या कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहला जो हिस्सा देगी वो देगी सरकार को, गवर्नमेंट को, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से देगी। ठीक है। उसके बाद जब कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया तो अब जो प्रॉफिट बचा क्या वो अपने पास रख लेगी, नहीं, तो जो उसके इन्वेस्टर्स है उनको देगी। और इन्वेस्टर को किस नाम से देगी दोस्तों, डिविडेंड के नाम से, डिविडेंड। और उसके बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है तो वो जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट को वो दो तरीके से रख सकती है, या तो उसको बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो बटा नहीं अभी, और या फिर उसको क्या बोलेंगे, रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट हमने क्या रखा है, बचा के रखा हुआ है। इसके बाद अगर आप क्या करते हैं, कहीं पर पैसे लगाते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बदले आपको दोस्तों क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट, ब्याज, इंटरेस्ट। इसके बाद अगर आप कहीं किसी को अपनी जमीन देते हैं तो जमीन के बदले आपको क्या मिलता है, रेंट। बट अगर आपकी जमीन कोई ऐसी चीज ऑक्यूपाई करती है, जैसे सरकार ने आपकी जमीन ले ली, तो उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है उसे बोलते हैं दोस्तों रॉयल्टी। रॉयल्टी। ठीक है। लेबर में दोस्तों अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं तो आप दो तरीके से काम करेंगे, या तो आप क्या करेंगे, वेजेस पे काम करेंगे, वेजेस मिलेगी आपको, और या क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अब कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप ना किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप जैसे मान लीजिए रिलायंस में काम कर रहे हैं, तो आपको वो आने जाने का पिकअप ड्रॉप सर्विस दे रहे हैं, आपका इंश्योरेंस करा रहे हैं, और ये सब क्या हो रहा है, आपकी सैलरी से हटके हो रहा है, आपकी सैलरी में से कुछ कट नहीं रहा है। तो ये सारे किस लिए मिल रहे हैं, आपके सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन के मिल रहे हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर। अब समझिए, जैसे अगर आप इन सारी इनकम को जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, जोड़ने पे हमें एक्चुअली में क्या मिलेगा दोस्तों, जोड़ने पे हमें मिलेगा, जोड़ने पे हमें मिलेगा रेंट, रॉयल्टी, सैलरी प्लस वेजेस प्लस सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। दोस्तों एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन हमें ऐड करना है, एम्प्लॉय का नहीं करना। अगर क्वेश्चन के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आता है तो हम उसे क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे, उसे मतलब देखेंगे भी नहीं। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट के तीन पार्ट हो गए हमारे पास, लेबर के, बाकी सबके सिंगल सिंगल पार्ट है। इसके अलावा अगर कोई और इनकम है, इसके अलावा और कोई इनकम दोस्तों, मतलब इसके अलावा जैसे जो रेडी पटरी लोग लगाते हैं, जो क्या कहते हैं, बाजार लगाते हैं, रेडी पे सामान बेचते हैं, फुटपाथ पे सामान बेचते हैं, क्या वो लोग इनकम इन्वेस्टमेंट का कर रहे हैं, नहीं। क्या वो लोग क्या कहते हैं, किसी को कैपिटल दे रहे हैं, नहीं। क्या वो लोग किसी के अंडर काम कर रहे हैं, नहीं। क्या क्या अपनी जमीन दे रहे हैं, नहीं। तो इन सारी इनकम को हम किस में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो इनके इनकम आई नहीं। तो इन सारी इनकम को हम क्या करते हैं, एक साथ इंक्लूड कर लेते हैं। जो फेरी वाले होते हैं, जो फेरी वगैरह वाले होते हैं, इन सब की इनकम को हम एक साथ एस्टिमेट करके और उसका नाम लिख देते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम जो किनके द्वारा कमाई गई है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के द्वारा कमाई गई, सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद को काम दे देते हैं, स्वश्रमिक। ठीक है। तो अगर हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो दोस्तों आता क्या है, तो देखिए जो भी इनकम होती है, जो भी क्या होती है, इनकम होती है, इसको मैं अलग करके लिख लेता हूं। जो भी दोस्तों हमारी इनकम होती है वो पूरी की पूरी क्या होती है, नेट होती है। क्या इनकम के अंदर डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है, नहीं सर, इनकम के अंदर कैसी बात कर रहे हो, इनकम के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं जुड़ा होता। तो जो भी इनकम आएगी दोस्तों वो किस में आएगी, नेट आएगी।
दोस्तों जो भी इनकम जनरेट करी गई होती है वो बाहर से नहीं होती, वो सारी की सारी कौन सी होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होती है। तो वो इनकम को क्या कहेंगे हम, डोमेस्टिक इनकम कहेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो सब में होता ही है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि ये हमने निकाली किस पे, हमने निकाली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो भी इनकम निकाली है, जो भी उनके लिए, तो वो तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के लिए क्या होगी, कॉस्ट होगी। तो हमने जो भी प्रोडक्शन इनकम निकाली उसको बोलते हैं हम दोस्तों फैक्टर कॉस्ट पे। तो हमारे इनकम मेथड से जो भी फॉर्मूला बनता है उससे हमारा जो इनकम निकल के आती है, नेशनल इनकम की कौन सी टाइप निकल के आती है, वो निकल के आती है एनडीपीएफसी। और ये क्या कहते हैं, एनडीपीएफसी अभी हमारी डोमेस्टिक इनकम है। अगर हमको इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना होगा दोस्तों, तो हमने कन्वर्जन ऊपर सीखा। हमको क्या चाहिए, हमको अगर इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एनडीपीएफसी के अंदर खाली एनएफआईए को प्लस कर देंगे, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना और ये देखना है कि ये आखिरकार आया कहां से। मैंने आपको ये लॉजिक बताया कि ये नेट एनडीपीएफसी क्यों आता है, क्योंकि इनकम नेट होती है, सारी इनकम देश के अंदर जनरेट करी गई है, और जो फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो इनकम मिली उससे हमने निकाला, इसीलिए जो इनकम आती है वो फैक्टर कॉस्ट पे आती है। ठीक है, तो रेंट, रॉयल्टी प्लस सैलरी, वेजेस प्लस सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। अब कुछ बातें ध्यान रखने वाली है, नोट देखिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं। बहुत सारी चीजें क्या होती है, मिसिंग होती है, यानी कि दी नहीं होती, नॉट गिवन। तो जब भी कोई भी चीज नॉट गिवन तो उसको हम क्या मान लेंगे, जीरो अज्यूम करेंगे, जीरो अज्यूम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे उसको जीरो। अगर कोई चीज हमको नहीं क्वेश्चन में गिवन होती तो उसे हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा लेबर के बदले जो भी चीज मिलती है उसको हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू में लिख लेते हैं, यानी कि जैसे वेजेस प्लस सैलरी प्लस सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है, सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। इनको हम क्या करते हैं दोस्तों, इनको हम एक ही साथ लिख देते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। याद रखिएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो जब भी आपको ये अलग से दिया हो तो आपको ये सब एक साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये भी दिया है और ये भी दिया, अगर ये भी देता है क्वेश्चन में और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी देता है क्वेश्चन में, तो आप सीधा सीधा सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय उठा के ऐड कर देंगे और कुछ भी ऐड नहीं करना, आपको ना कुछ ढूंढने की जरूरत है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रॉफिट, जनरली प्रॉफिट डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वही हमको इसमें 3 पार्ट दे रखे होंगे। कौन कौन से, हमको दे रखा होगा कॉर्पोरेट टैक्स, हमको दे रखा होगा डिविडेंड, और या तो हमको दे रखा होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और या फिर रिटेन्ड प्रॉफिट। ठीक है, ये कुछ बातें हैं नोट करने वाली। और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट और है कि कई बार हमको क्वेश्चन में एक टर्म दे रखी होती है जिसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस। ये और लास्ट बता देते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस जब ये क्वेश्चन में दिया होता है तो आपको क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन और इजी हो जाता है इससे। आप समझिए ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या। ऑपरेटिंग सरप्लस वो सरप्लस होता है जिससे कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी काम ऑपरेट होता हो। तो इसके अंदर खाली आपको क्या करना होता है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है पहले से, इसके अंदर दोस्तों आपका पहले से रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट ऐड होता है। पहले से आपका रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ऐड होता है। अगर आपको क्वेश्चन में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट के साथ साथ ऑपरेटिंग सरप्लस भी देता है तो आपको सीधा डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस लेना है। इसके अंदर लेबर से जो मिलता है हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वो ऐड नहीं होता। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर जब आप क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर जब आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और मिक्स्ड इनकम ऐड कर देंगे तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा किसका, एनडीपीएफसी का। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ इनको सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर हमको क्या निकालना है, इसके अंदर हमको नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, एनएनपीएफसी से। अब एनएनपीएफसी जो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, अब हम क्या किसका यूज करेंगे, इनकम मेथड का। तो इनकम मेथड का यूज करेंगे तो हमको दोस्तों सबसे पहले क्या मिलेगा, एनडीपीएफसी मिलेगा।
और हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको निकालना क्या है और किस मेथड से निकालना है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मेथड गिवन नहीं होता तो आपको अपने दिमाग से ये पता लगाना है कि मेथड कौन सा होगा। ये कैसे पता लगेगा, आप जब क्वेश्चन देखोगे, देखो इंटरेस्ट दे रखा है, रेंट दे रखा है, अरे ये तो किसके पार्ट है, ये तो इनकम मेथड के पार्ट है, तो आपको अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा कि इनकम मेथड का यूज करना है। और उसके बाद आपको डायरेक्ट सबसे पहले पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख देना है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने अपना फॉर्मूला पूरा लिख लिया है और फॉर्मूला लिखने के बाद हम तुरंत काम करेंगे क्या, हम ये ढूंढेंगे कि भाई हमको दे क्या क्या रखा है। रेंट कितना गिवन है, रेंट दोस्तों गिवन है 250 लिख लिया। क्या रॉयल्टी गिवन है कहीं पर, रॉयल्टी गिवन नहीं है, हमको रेंट मिल गया, हमने रेंट लिख लिया। उसके बाद क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, जी हाँ गिवन है। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इस तरह गिवन नहीं होता तो दोस्तों कैसे गिवन होता, वो लिखा होता सैलरी प्लस वेजेस, और हमको एक और चीज ढूंढनी होती है, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। अभी हमको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट गिवन है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1000। इसके बाद जो इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट कितना गिवन है दोस्तों, 150, इंटरेस्ट 150 गिवन है, इंटरेस्ट 150 प्लस इंटरेस्ट के बाद दोस्तों और क्या गिवन है, इंटरेस्ट के बाद और गिवन है प्रॉफिट, और प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 640। प्रॉफिट के बाद दोस्तों और क्या गिवन है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम की वैल्यू क्या गिवन है दोस्तों, मिक्स्ड इनकम। दोस्तों मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है तो मिक्स्ड इनकम को क्या मान लेंगे, 0। अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो देखिए 1000 प्लस देखिए 150 प्लस 240 250 कितना हो जाएगा, ये 400। तो 1000 और 400 कितना, 1400। 1400 और 600 कितना हो गया, 1400 और 600 हो गया 2000, और 2000 में 40 जोड़ेंगे 2040। तो कितना आ गया, 2040। क्या हमारा आंसर है, नहीं, ये अभी हमारा क्या है, एनडीपीएट एफसी आया है, एनडीपीएट एफसी। हमें चाहिए क्या, हमें एनएनपीएट एफसी चाहिए, और हमें गिवन क्या है, एनडीपीएट एफसी, ये हमने निकाला है। ठीक है, यहां तक का ये पहला स्टेप था। इसके बाद ये सेकंड स्टेप है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यही इसीलिए हमने कन्वर्जन सीखा है पीछे। तो देखिए डोमेस्टिक, यहां पर हमको नेट सेम दे रखा है, नेशनल की जगह डोमेस्टिक दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एनएफआईए को प्लस कर देंगे, एनएफआईए प्लस, और फैक्टर को सेम है, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे 2040। क्या हमें एनएफआईए क्वेश्चन में दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फॉर्मूला। देखिए हमको दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखिए टू का मतलब क्या है, टू का मतलब यहां से इनकम, बाहर से इनकम आई नहीं है बल्कि यहां से इनकम चली गई है। तो अगर चली गई है तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम की जगह वो टू लिखा है ना, तो हम यहाँ पर पहले माइनस का साइन लगाएंगे। अब माइनस का साइन लगाएंगे, हमको वैल्यू किसमें गिवन है, पॉजिटिव में, तो हम पॉजिटिव का वैल्यू लिख लेंगे। अब इसके पास जो हमारी इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 2010। तो 2010 हमारी क्या हो जाएगी, एनएनपी एट एफसी हो जाएगी, एनएनपी एफसी, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमको क्वेश्चन क्या गिवन है, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन क्या गिवन है, बोल रखा है कैलकुलेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अरे फॉर्मूले के अंदर की बात कही है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जिसके अंदर हमसे फॉर्मूले के अंदर का कंपोनेंट पूछा जा रहा है, तो उस क्वेश्चन में, उस केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर हम सीधा देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट, कंपनसेशन ऑफ फॉर्मूले, ओहो ये तो इनकम मेथड का पार्ट है, तो डायरेक्ट हम इनकम मेथड का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन में जिसके अंदर फॉर्मूले के अंदर का कंपोनेंट दिया होता है दोस्तों, उसके अंदर हमें कोई ना कोई कंपोनेंट के बाहर के, यानी कि फॉर्मूले के बाहर का बड़ा कंपोनेंट गिवन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या गिवन है, जीडीपी एट एफसी गिवन है। क्या गिवन है, जीडीपी एट एफसी, तो हम पहले लिख लेंगे जीडीपी एट एफसी। अब ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है दोस्तों किससे आता है, ये आता है हमारा इनकम मेथड से, और इनकम मेथड के अंदर तो हमारा एनडीपी एट एफसी आता है, तो हमें जीडीपी एट एफसी गिवन है। अब ये कैसे आएगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे दोस्तों, आपने सीख रखा है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एनडीपी एट एफसी, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी। तो देखिए हमको ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो इसमें क्या कर देंगे, डेप को माइनस कर देंगे, बाकी सब तो सेम है। तो 1200 माइनस क्या, डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन मिक्स्ड इनकम सब डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों हमको डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या मान लेंगे, हम 0 मान लेंगे। और इस क्वेश्चन में हमारा एनडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एफसी दोनों बराबर है, क्योंकि हमारी क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम आगे करते हैं। इसके बाद हमको सीधा फॉर्मूला लिखना है, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू
रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको लॉन्ग फॉर्म में, हर बार लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। एनडीपीएफसी की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 1200 इज इक्वल टू रेंट कितना दे रखा है 300। क्या रॉयल्टी गिवन है? रॉयल्टी गिवन नहीं है, जीरो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये तो निकालना है हमें दोस्तों, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इसको हम COE ही लिखते हैं, ठीक है, इसे हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। प्लस इंटरेस्ट कितना गिवन है दोस्तों 250 प्लस प्रॉफिट कितना गिवन है 200, मिक्स्ड इनकम कितना गिवन है 200 200। चलिए प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कितना गिवन था हमें 250, 300 प्लस 250 550, 200 750 और 950 कितना आ गया 950 प्लस COE और ये हमारा 1200। अब ये 1200 में से ये 950 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और इधर COE कितनी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 50, ये हो जाएगी हमारी 250। तो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आ गया दोस्तों 250 करोड़, कितना आ गया 250 करोड़, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके बाद हमको इसके अंदर भी क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, NNPAT-FC। हमको गिवन है रेंट, सबसे पहले क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे, NDPAT-FC इज इक्वल टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो चलिए हमको रेंट गिवन है कितना 200। क्या रॉयल्टी दे रखी है, रॉयल्टी नहीं दे रखी, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है नहीं, देखिए हमको क्या देना है वेजेस और सैलरी, वेजेस और सैलरी कितने देखिए 700 प्लस, अब देखिए जब मैंने बताया था कंपनसेशन एम्प्लॉय के साथ वेजेस और सैलरी के साथ क्या आता है सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स आता है। तो देखिए सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स दे रखा है हमको कितना 100 प्लस इंटरेस्ट कितना गिवन है दोस्तों, इंटरेस्ट गिवन है मेरे को 150। इसके बाद प्रॉफिट कितना गिवन है दोस्तों, प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट गिवन नहीं है, अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो उसको 3 पार्ट गिवन होंगे, और 3 पार्ट कौन से होते हैं हमारे पास सबसे पहले का कॉर्पोरेट टैक्स। क्या है कॉर्पोरेट टैक्स, क्या कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स देखिए कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा कितना दे रखा है हमको कॉर्पोरेट टैक्स 30 प्लस कॉर्पोरेट टैक्स के बाद क्या आता है दोस्तों डिविडेंड, डिविडेंड कितना दे रखा 50 और फिर उसके बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन प्रॉफिट। क्या हमको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिख रहा है, हाँ जी 30, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना देखा 30 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सॉरी 20 दे रखा 20 ओके। और इसके बाद क्या जोड़ लेंगे लास्ट में मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम गिवन है दोस्तों हमको, मिक्स्ड इनकम नहीं गिवन, मिक्स्ड इनकम नहीं गिवन तो जीरो लिख लेंगे सी, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट वैल्यू ऐड करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू NDPAT-FC की, NDPAT-FC। तो देखिए 700 प्लस 100 कितना हो गया 800, 800 और 200 कितना हो गया हमारा 1000, 1000 और 150 कितना हो गया 1050, हजार 1000 कितना हो जाएगा 1150, 1150 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250। हमारा NDPAT-FC कितना आ गया दोस्तों 1250। अब NDPAT-FC के लिए हम यहाँ पर हमारा आ चुका है तो हम क्या निकाल लेंगे NNPAT-FC निकाल लेंगे, NDPAT-FC को कन्वर्ट करेंगे और इसके अंदर क्या जोड़ देंगे NFIA, हमने सीखा था डायरेक्ट NFIA जोड़ो और अपना आंसर निकालो। अब हमको कितना दे रखा है ये 1250, क्या NFIA दे गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देखिए टू अब्रॉड गिवन है कितना 10 रुपए। मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में सिखाया था अगर टू लिखा हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या कर दो माइनस लिख दो, और अगर माइनस करना हो तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो माइनस लिखा है, माइनस करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 10 क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और 1250 में से अगर हम माइनस करेंगे 10 को तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा 1240, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में पूरा बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम कैलकुलेट NDPAT-FC, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकम, नेट डोमेस्टिक इनकम का मतलब दोस्तों क्या हुआ NDPAT-FC निकालना है हमको, यानी कि जो हमारा सबसे पहले आता है वही इनकम मेथड जो आता है वही कैलकुलेट करना है, तो हमें इसमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमको निकालना है GDP इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ, हमको निकालना है यहाँ पर GDP@MP, ठीक है। चलिए निकालते हैं सबसे पहले वही। अब देखिए क्वेश्चन में हमको ना ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, तो हमने सीखा अभी कि ऑपरेटिंग सरप्लस, देखिए यहाँ पर हमने सीखा था ना
कहाँ गया, ये रहा ऑपरेटिंग सरप्लस। जब भी आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन हो तो एनडीपेट एफसी कैसे निकल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर प्लस कर दो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और हमारा मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और मिक्स्ड इनकम को प्लस कर दो और हमारा क्या आ जाएगा, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमको अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो हम क्या करेंगे, एनडीपेट एफसी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस हमारा मिक्स्ड इनकम। तो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है 10,000, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना गिवन है 24,000 प्लस मिक्स्ड इनकम कितना गिवन है 28,000। तो देखिए हमारा ये 8 4 12 1 2 3 8 4 12 का 1 और ये कितना हो जाएगा 6 62,000, कितना हो जाएगा 62,000। तो ये हमारा 62,000 जो हो गया है, ये 62,000 करोड़ जो हो गया है, ये हमारा क्या आ गया एनडीपेट एफसी, एनडीपेट एफसी। ठीक है, अगर मुझे इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जीडीपेट एमपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा एनडीपेट एफसी को हमें जीडीपेट एमपी में कन्वर्ट करना, तो जो चाहिए उसका क्या कर देंगे लेफ्ट साइड लिखेंगे इज इक्वल टू एनडीपेट एफसी। अब इसके अंदर क्या करूंगा मैं डेप्रिसिएशन प्लस करूंगा। देखिए डोमेस्टिक सेम है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करना, फैक्टर कॉस्ट के अंदर एनआईटी जुड़ी नहीं होती है तो इसके अंदर एनआईटी जोड़ देंगे एनआईटी। तो एनडीपेट एफसी कितना देगा 62,000 और इसके अंदर प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है दोस्तों 1700 और प्लस कर देंगे इसका एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, हाँ जी इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 9,000 और सब्सिडीज दे रखा 1,800। तो 9,000 में से जब 1,800 माइनस करेंगे तो 9,000 में से 1,000 गया तो 800 बचा, 8,000 बचा और 8,000 में से 800 माइनस करेंगे तो 7200 बचेगा 7200। अब इस 7200 को इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 और 62,000 और हमारा 99000009 9 2 11 का 1 7 719 1 2 3 हमारा 7100 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा इनकम मेथड। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप इसका सॉल्यूशन करके मेरे को कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड को कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।